नमस्कार। आज हम लोग ना साइंस की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एटम की पहेली। देखिए, पिछली सदी की शुरुआत में रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसने हमें एटम की एक तस्वीर तो दी, लेकिन वो तस्वीर सच कहूं तो अधूरी और थोड़ी खतरनाक थी। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे नील्स बोर ने कुछ ऐसे साहसी नियम बनाए जिनसे वो तस्वीर पूरी हुई और फिजिक्स की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम उस बड़ी प्रॉब्लम को समझेंगे जिसने उस समय के साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी थी। फिर हम बोर के वो 3 क्रांतिकारी नियम देखेंगे जिनसे सब कुछ बदल गया। इसके बाद हम एटम के फिंगरप्रिंट यानी स्पेक्ट्रम का राज खोलेंगे। फिर एटम का डायग्राम बनाना सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि बोर के मॉडल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। रदरफोर्ड का जो प्लैनेटरी मॉडल था ना, वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता था कि भाई बीच में एक सूरज जैसा न्यूक्लियस है और चारों तरफ ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। पर इस खूबसूरत से मॉडल में 2 ऐसे सवाल छिपे थे जो उस समय के पूरे साइंस को हिला सकते थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो उस समय की फिजिक्स के हिसाब से उसे लगातार अपनी एनर्जी खोनी चाहिए, और अगर एनर्जी खोएगा तो वो एक स्प्रिंग की तरह घूमता घूमता सीधा न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। पर असल में ऐसा होता क्यों नहीं है? एटम खत्म क्यों नहीं हो जाते? ये स्लाइड उस समय की फिजिक्स के सबसे बड़े कंफ्यूजन को दिखाती है। एक तरफ है थ्योरी जो कह रही थी कि एटम को तो 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में ही तबाह हो जाना चाहिए, और दूसरी तरफ है हकीकत, यानी हम और हमारे आसपास की हर चीज जो पूरी तरह से स्टेबल है। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि हमारे जो नियम हैं शायद वही गलत है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 थी ढहता हुआ एटम। फिजिक्स का एक पक्का नियम कहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, मतलब खो देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई घूमता हुआ लट्टू धीरे धीरे धीमा होकर गिर जाता है। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को पलक झपकने से भी करोड़ों गुना कम समय में न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए था। मतलब टेक्निकली तो इस दुनिया का कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बड़ी पहेली थी स्पेक्ट्रम की। जब हम किसी भी एलिमेंट को गर्म करते हैं ना, तो वो इंद्रधनुष की तरह हर रंग की रोशनी नहीं छोड़ता जैसा कि रदरफोर्ड का मॉडल कह रहा था। नहीं, बल्कि वो सिर्फ कुछ खास चुनिंदा रंगों की लाइनें ही छोड़ता है। हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट या कह लीजिए बारकोड होता है। अब रदरफोर्ड का मॉडल ये बिल्कुल नहीं समझा पाया कि आखिर एटम कुछ खास एनर्जी वाली लाइट ही क्यों निकाल रहे हैं। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो नील्स बोर की। 1913 में बोर ने एक बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने कहा शायद पुराने नियम ही गलत हैं। तो उन्होंने पुरानी और नई फिजिक्स को मिलाकर एटम की दुनिया के लिए एक नया संविधान लिख दिया, जिसके नियम सुनने में थोड़े अजीब थे लेकिन बहुत असरदार थे। बोर का पहला नियम एक असली गेम चेंजर था, स्टेशनरी स्टेट्स। उन्होंने कहा कि देखो, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं घूम सकते, उनकी अपनी फिक्स गलियां या ऑर्बिट्स होती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं, या तो पहले स्टेप पर हो सकते हैं या दूसरे पर, बीच में हवा में तो नहीं रह सकते ना। और सबसे कमाल की बात, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी इस फिक्स गली में है वो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं खोता। बस इसी एक छोटे से नियम ने एटम को ढहने से बचा लिया। तो अब सवाल उठता है कि ये खास गलियां हैं कौन सी। इसके लिए बोर ने एक मैथ्स का रूल बनाया जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हर अलाउड ऑर्बिट का एक खास साइज और एनर्जी होती है जो एक नंबर n पर डिपेंड करती है। ये n एक तरह का पासवर्ड है। सिर्फ सही पासवर्ड वाले ऑर्बिट्स ही एटम में मौजूद हो सकते हैं, बाकी नहीं। और गणित में ये पासवर्ड इस फॉर्मूले से तय होता है। और बोर का तीसरा नियम, इसने स्पेक्ट्रम वाली पहेली को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। ये नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन रोशनी तभी छोड़ता है जब वो एक ऊंची एनर्जी वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में छलांग लगाता है। इसी को कहते हैं क्वांटम जंप। और इस छलांग में जो एनर्जी निकलती है ना, वो लाइट के एक पार्टिकल यानी फोटॉन के रूप में निकलती है। और उस लाइट का रंग इस बात पर डिपेंड करता है कि वो छलांग कितनी बड़ी थी। चलिए अब इन नए नियमों का असली टेस्ट लेते हैं। देखते हैं कि कैसे इन 3 नियमों ने मिलकर हाइड्रोजन के फिंगरप्रिंट्स यानी उसके रहस्यमय स्पेक्ट्रम की एकदम सटीक वजह बता दी। इस प्रोसेस को ऐसे समझते हैं। स्टेप 1, इलेक्ट्रॉन अपने घर यानी सबसे कम एनर्जी वाले ग्राउंड स्टेट में आराम से बैठा है। एटम एकदम शांत है। स्टेप 2, अचानक बाहर से एनर्जी मिलती है, मान लो गर्मी से,
और इलेक्ट्रॉन उछलकर एक ऊंची एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाता है। स्टेप 3, अब एटम एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है, लेकिन ये हालत उसे पसंद नहीं, वो अनस्टेबल है। स्टेप 4, तो जैसे ही मौका मिलता है इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर कूदता है और जो फालतू एनर्जी थी उसे खास रंग की रोशनी के रूप में बाहर फेंक देता है। और यही कारण है कि हमें स्पेक्ट्रम में अलग अलग सीरीज दिखाई देती हैं। सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन कूदकर सीधे पहले ऑर्बिट पर आता है तो हमें लाइमन सीरीज की अल्ट्रावायलेट लाइट मिलती है। अगर वो दूसरे ऑर्बिट पर आकर रुकता है तो हमें बामर सीरीज मिलती है, जिसकी कुछ लाइनें तो हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ये दिखाता है कि हर एक लाइन एक खास क्वांटम जंप का नतीजा है। और यहां आती है बोर के मॉडल की सबसे बड़ी जीत। सालों से साइंटिस्ट के पास एक फॉर्मूला था, रिडबर्ग फॉर्मूला। ये हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस की सही जगह बता देता था, पर यह फॉर्मूला आया कहां से ये कोई नहीं जानता था। बोर ने पहली बार सिर्फ अपने नियमों और कुछ बेसिक कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करके इस फॉर्मूले को कागज पर प्रूव कर दिया। ये कोई तुक्का नहीं था, ये पक्का सबूत था कि उनकी थ्योरी सही दिशा में है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स या शेल्स में कैसे रहते हैं, तो चलिए अब इसका इस्तेमाल करके किसी भी एटम का एक नक्शा बनाते हैं। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं बोर-बारी के नियमों से इलेक्ट्रॉन्स को उनके सही शेल्स में कैसे भरा जाता है। अच्छा, इसके लिए बस 3 आसान से नियम है। पहला, 2n² रूल। ये हमें बताता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए सीट है। जैसे पहले शेल में सिर्फ 2, दूसरे में 8 और ऐसे ही आगे। दूसरा, ऑक्टेट रूल। ये कहता है कि जो सबसे बाहर वाला शेल है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बैठेंगे। ये एटम को स्टेबल रखता है। और तीसरा, फिलिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन हमेशा अंदर से बाहर की तरफ भरते हैं, मतलब पहले सबसे अंदर वाली खाली सीट भरेंगे, फिर बाहर की तरफ जाएंगे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं एल्यूमिनियम का, जिसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। तो नियम के हिसाब से क्या होगा? पहले के शेल में 2 भर देंगे, अब बचे 11। फिर एल शेल में उसकी पूरी कैपेसिटी यानी 8 भर देंगे, अब कितने बचे? 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी एम शेल में चले जाएंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 3। सिंपल। तो अब वक्त आ गया है बोर के मॉडल का फाइनल रिपोर्ट कार्ड देखने का। चलिए देखते हैं कि ये किन सब्जेक्ट्स में पास हुआ और कहां पर फेल हो गया। तो ये है रिपोर्ट कार्ड। सक्सेसेस क्या थे? इसने एटम को ढहने से बचाया, हाइड्रोजन का साइज और स्पेक्ट्रम एकदम परफेक्ट बताया, और सबसे बढ़कर क्वांटाइज एनर्जी का क्रांतिकारी आइडिया दिया। लेकिन ये फेल कहाँ हुआ? ये हाइड्रोजन के आगे, मतलब जैसे हीलियम पे काम नहीं कर पाया। ये भी नहीं समझा सका कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्पेक्ट्रम की लाइनें बढ़ क्यों जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्ट्रॉन की सही जगह और स्पीड एक साथ बताने की कोशिश करता था, जो बाद में हाइजेनबर्ग ने गलत साबित कर दिया। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अपनी सारी कमियों के बावजूद बोर का मॉडल एक बहुत ही ज़रूरी सीढ़ी था। इसने एटम के आज के यानी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की नींव रखी। ये एक तरह से क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स की दुनिया के बीच एक पुल की तरह था। बोर ने इलेक्ट्रॉनों को ऐसे सोचा था जैसे वो फिक्स रास्तों पर चलने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। लेकिन क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल ना हो, बल्कि वो तरंगों यानी वेव्स की तरह भी बर्ताव करते हों? यही सवाल हमें एटॉमिक थ्योरी की अगली और भी ज्यादा रोमांचक कहानी की तरफ ले जाता है।